हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। आज है हमारा 23 मार्च और 23 मार्च के करंट अफेयर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। करंट अफेयर का जो हमारा सोर्स होता है वो होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रेस विंडो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फिर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर रीडिंग लाइक हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल आपको पढ़नी चाहिए। ये मैं अपने डेली शेड्यूल में भी इनकलकेट करता हूँ, ठीक है। 23 मार्च के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेकार न्यूज़ सुना देता हूँ। युगांडा की जो कैबिनेट है ना, उन्होंने बैन किया है LGBTQ कम्युनिटी की ओपननेस को, दैट इज़ इलीगल घोषित कर दिया है इनको, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी LGBTQ या फिर गे और लेस्बियन कोई मिलते हैं उनके कंट्री में, युगांडा में, तो वो सीवियर डायर सिचुएशंस को फेस करेंगे। लाइक 10 ईयर जेल भी हो सकता है और डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है उनको। तो आप समझ सकते हो कि ये किस एंगल में ये बातें जा रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी करंट अफेयर को लिंक करके। एक आज हमारा करंट अफेयर एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर हमारा, ट्रांस वुमेन पद्मा लक्ष्मी जो है ना, वो केरला बार काउंसिल को ज्वाइन की है एज ए लॉयर। आप देख सकते हैं, ये है हमारी ट्रांस वुमेन पद्मा लक्ष्मी, जो पहली वुमेन बनी है जो कि केरला बार काउंसिल को ज्वाइन की है। और इंडिया में ये फर्स्ट वुमेन है। वुमेन कहने से अच्छा फर्स्ट ट्रांस है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। देखिए, हमारे जो समाज है, हमारी सोसाइटी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल जाएंगी इस जेंडर के लिए, खास करके ट्रांस के लिए। जैसे मान लीजिए किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते हो, किसी भी बस स्टैंड पे हुआ, PVR सिनेमाज हुआ, या फिर आप किसी भी ग्लोबल 5 स्टार होटल में भी चले जाओ, तो आपको बहुत ही रेयर होगा ऐसा जहाँ आपको वो ट्रांस के लिए टॉयलेट देखने को मिलेगा। मेल फीमेल, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन व्हाट अबाउट ट्रांस? किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वैकेंसीज में ऐसे हैं जो इनकलकेट किया जा रहा है, इनको डाला जा रहा है। आप इनको सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बस थोड़ा सा क्रोमोसोम का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अगर ये जेंडर थर्ड है तो इनको उस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी में इनको वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ऐसा काम कर रही है जिससे हमको इनको सपोर्ट और एक तरीके से स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी GS के पेपर में, मेंस आंसर राइटिंग में आप इनके एग्जाम्पल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये हमारा, इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए, ये तो एग्जाम्पल थी एक बार काउंसिल जो कि लॉयर बनी है। एक दो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हो डायरेक्ट। 2017 में ना ज्योतिया मंडल जी थी, वो बनी थी इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिनको अपॉइंट किया गया था एज ए जज। कितनी बड़ी बात है ना, जजमेंट सुनाया जाएगा इनके द्वारा। सोसाइटी में क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इस चीज़ से सेम नहीं करते हैं कि इवन द थर्ड जेंडर विल एबल टू जज, ठीक है। इसको भी आप यूज कर सकते हो। 2017 की घटना थी, ज्योतिया मंडल जी को बनाया गया, जज की तरह अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। और ये लोक अदालत इस्लामपुर में ये अपॉइंट हुई थी, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल 2018 में विद्या कांबले जी के बारे में जानते हैं। सी वॉज अपॉइंटेड एज द लोक अदालत इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये दो रेफरेंस याद रखिएगा और अभी जो लॉयर बनी है उनको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब देखिए, बिहार स्टेट की फाउंडेशन डे की बात कर रहे हैं 22 मार्च, 22 ऑफ मार्च, जिसमें बिहार के फाउंडेशन डे की बात हो रही है। 22 मार्च को 1912 को बिहार बंगाल प्रोविंस से अलग होता है, ठीक है। दिल्ली दरबार लगती है, उसके जस्ट बाद बिहार बंगाल प्रोविंस से अलग होता है। बिहार जो अलग होता है उस वक्त बिहार के साथ मिला होता है बिहार, उड़ीसा, झारखंड तो पार्टी था, झारखंड तो कुछ था ही नहीं उस वक्त। फिर 1936 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग होता है और एक डेफिनेट बिहार स्टेट की फॉर्मेशन होती है। उड़ीसा प्रोविंस अलग होता है बिहार से एंड बिहार स्टेट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को आप समझ सकते हो, झारखंड भी बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बनता है। अब आप मेरे को ये बताओ 2000 में और कौन सी स्टेट की फॉर्मेशन हुई है, ये बताना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15 नवंबर को एक बहुत ही फेमस डे मनाया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए मैं डे का नाम बताता हूँ, जनजातीय गौरव दिवस, लेकिन आपको ये बताना है वो किन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो 22 मार्च को मनाया गया बिहार स्टेट का फाउंडेशन डे। नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीट किया
पीपल ऑफ बिहार को 22 मार्च को बिहार स्टेट फाउंडेशन डे के दिन, साथ में ही ये बिहार की 111वीं फाउंडेशन डे थी। 111वीं कैसे? तो मार्च 22 1912 को बिहार फॉर्मेशन हुआ और ये हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बिहार जो है वो बंगाल प्रोविंस से अलग हुआ था और ये जो ट्रेडिशन है बिहार डे सेलिब्रेट करने की वो 2010 से स्टार्ट हुआ बाई राइट नाउ जो सीएम है हमारे नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा स्टार्ट हुआ। नीतीश कुमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जान लीजिए। ये 8वीं बार सीएम की पोस्ट पे बैठे हैं, ठीक है। और 2023 बिहार दिवस की थीम क्या है? युवा शक्ति की प्रगति, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये एक स्लाइड है जो आपके पास होनी चाहिए, आपके फ़ोन में, आपके टैबलेट में, आपके लैपटॉप में। फाउंडेशन डे है जो डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग। आंध्रा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। ये फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसी तरीके से दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। इसी तरीके से तमिलनाडु की देख लीजिए 26 जनवरी 1950, तेलंगाना 2 जून 2014, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, यही मैं पूछ रहा था, ठीक है ना। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश 26 नवंबर 1950। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल IASP सिंप्लीफाइड पे डाल दूंगा। आप कंप्लीट इस सेट को एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, इसको देखते रहना। कभी कभी एग्जाम में स्टैटिक फैक्ट्स में इसको क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाता है। इसी तरीके से उड़ीसा देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार से अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936। अरुणाचल 1987, गुजरात 1960, दिल्ली 1992, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ 1966, झारखंड 2000 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है ना। मणिपुर 1972, महाराष्ट्र 1960, पुडुचेरी 1954 जिसको पौंडीचेरी कहते थे अब कहते हैं, त्रिपुरा 1972, असम 1950, बिहार 1912, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है ना। इंडिया ट्रैक पे है किस चीज़ के लिए? तो अचीव करेगा एनर्जी इंडिपेंडेंस। मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ आत्मनिर्भरता। इसका मतलब हुआ इंडिया अपने पैरों पे खड़ा रहेगा फॉर द एनर्जी क्राइसिस। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में क्राइसिस नहीं होगी, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यह रिपोर्ट इंडिया के द्वारा कहा गया है? नहीं, यह कहा गया है, यह बताया गया है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज जो है लॉरेंस ब्रेकली नेशनल लेबोरेटरी, इनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है वो कैन अचीव प्रेडिक्टिंग इन फ्यूचर, सो इट कैन अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047। कह रहा है कि जब इंडिया अपनी 100वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है एज पर द चांसेस एंड ट्रेसेस राइट नाउ कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस को फेस कर सकता है, मतलब वो स्ट्रेंथन होगा। और यह जो स्टडी है उसकी टाइटल क्या थी? तो पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो नोट्स इंडियाज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 ट्रिलियन इन द कमिंग डिकेड्स। इनके अकॉर्डिंग कि जो कमिंग डिकेड्स होंगे उसमें इंडिया को $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, वाई इन USD, वाई नॉट इन रुपीज़? वी विल टॉक अबाउट इन रुपीज़। इंडिया वोस्ट्रो, इंडिया बहुत सारे ऐसे अकाउंट खोल रहा है। अब इंडिया के पास ऐसे कंट्रीज हैं जो 18 कंट्री जो इंडिया को रुपीज़ में ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना है। वी नीड टू थिंक अबाउट USD ट्रांजेक्शन। वाई वी कैन नॉट अडॉप्ट द इंडियन रूपी ट्रांजेक्शंस? वाई everyone talks about USD? Why not rupees? Why not टाका? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, अब ये स्टडी ये भी बताती है कि इंडिया का एनर्जी इंडिपेंडेंस पाथवे जो होगा ना वो इवॉल्व करेगा। जैसे किस तरीके से? तो 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के साथ, जो कि 2030 तक इसको अचीव हो जाएगा। और साथ साथ में जो गवर्नमेंट कुछ 80% क्लीन ग्रीन बाय 2040 एंड 90% बाय 2047। क्लीन ग्रिड कहने का यह मतलब हुआ वैसी ग्रिड्स, वैसी एनर्जी सोर्सेस जो बहुत ही कम पॉल्यूशन को जनरेट करती है, ठीक है ना। चलिए, और साथ साथ में फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट को भी रिड्यूस करेंगे एंड एक्सपेंडिचर को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे 90% तक, लगभग $240 बिलियन कम हो जाएगा ये, ठीक है ना। देख लीजिए आप मोदी जी, ठीक है, आप मोदी जी को देख ही रहे हैं। अब देखिए, इंडिया हैज़ टू टेक प्लेस दैट इट विल एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय द ईयर वी सेलिब्रेट 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा था, ठीक है ना। तो इनका तो होते रहता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काफ़ी फोकस है। अभी आप चले जाओ राजस्थान में, तमिलनाडु में और गुजरात में फ्लोटिंग सोलर पावर
पैनल्स बहुत ज़्यादा वो इंस्टॉल हो रहा है, सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड डिफरेंट जो अप्रोचेस लग रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप किस स्टेट से हो, और अगर आप इसको सुन रहे हो तो आप बताओ आपकी स्टेट में कुछ एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऐसा हो रहा है क्या, आप किस स्टेट से हो ये तो जरूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। चलिए आते हैं हम नए करंट अफेयर पे। नया करंट अफेयर क्या है, मनमीत के नंदा जी है ना, उनको एडिशनल चार्ज मिला है एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है ना। एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया बने हैं कौन, तो मनमीत के नंदा, ये फीमेल है, तो ये बनी है एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो देखिए बेसिकली इन्वेस्ट इंडिया है क्या ना, इन्वेस्ट इंडिया जो है ना वो ट्रांसफॉर्मिंग एक एजेंसी है आप कह सकते हो, जो कि बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती है, ठीक है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल कैसे चलेगी, इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होगा, हेल्दी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो इस बोर्ड की मेंबर जो इन्वेस्ट इंडिया उन्होंने अपॉइंट किया है मनमीत के नंदा जी को, जो कि एक लेडी हैं जो आईएएस हैं वेस्ट बंगाल कैडर की, और उनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो उनको एडिशनली चार्ज मिला है उस पोस्ट पे मिला है, ठीक है ना। सी इज़ अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट, और इसके साथ साथ वो जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक बागला जी को, जिन्होंने रिज़ाइन किया है इस पोस्ट से। दीपक बागला जो है वो लगभग 8 साल से जुड़े थे इस ऑर्गेनाइजेशन से और इन्वेस्ट इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा, देखिए हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देते हैं, अपॉइंटमेंट हो, फॉर्मेशन हो, बिल्ट हो, नेशनल इंटरनेशनल जो भी होगा मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात आई है, एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। एशिया के लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। अच्छा, एक बात आप पूछ सकते हो, आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे यार जब हमारा ट्रेडिशनल टिपिकल जो टेलीस्कोप था वो काम कर ही रहा था, तो फिर लिक्विड मिरर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो भाई साहब ये ज़रूरत पड़ गई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे रिसर्च कर पाने के लिए, 10 से 15 GB डाटा इसको कलेक्ट कर पाने के लिए एक नाइट में, ज़्यादा इंफ्राज कह सकते हो आप एक तरीके से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाटा जो हमको मिल सके उसके लिए, ठीक है ना। अब लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता क्या है ये समझ लेते हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो होता है वो उत्तराखंड के ऑब्जर्व क्या करता है, बेसिकली एस्टेरॉइड करेगा, स्पेस डेब्रीज को करेगा, सुपरनोवाज को करेगा, और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को करेगा। लगभग एल्टीट्यूड उसकी होगी 2450 मीटर हिमालय में। अब देखिए बहुत ही कम, ये न्यूज़ में क्यों रहती है ना, क्योंकि ये बहुत कम बनी है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ना वो बहुत कम बनी है और बहुत कम यूज़ भी किया जाता था पहले, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसको LMT भी कहते हैं वो कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल टेलीस्कोप से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता है वो स्टेशनरी टेलीस्कोप होता है, जबकि कन्वेंशनल जो होता है ना वो मूव करते रहता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो LMT जो होगा वो स्टेशनरी होगा। कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी है, कोई चीज़ रोटेट हो रही है, आप बताइए रोटेट होती हुई चीज़ की लाइफ ज़्यादा होगी या स्टेशनरी की। बिल्कुल कोई भी बता देगा कि जो चीज़ स्टेशनरी होगी उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, क्लियर है। उसके साथ साथ LMT जो होगा ना वो सर्वे को ईजिली कैप्चर करता है, सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ को कैप्चर करने का इसके पास क्वालिटीज़ है, जैसे कि स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, और इवन स्पेस की डेब्रीज है उसको भी ये कैप्चर आउट कर लेता है, स्क्रीनशॉट ले पाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ना, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT कहते हैं, नॉर्मली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को LMT कहते हैं। कहाँ पे किया है, तो ये देवस्थल उत्तराखंड में किया है, ठीक है ना। यह सिचुएटेड है आपको लगभग 2450 मीटर के हाइट पे ऑब्जर्वेटरी पे, जो लाई करता है कैंपस ऑफ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। याद रखिएगा ये उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैंपस ऑफ आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि आपको है देवस्थल उत्तराखंड में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये लगभग 4 मीटर डायमीटर का रोटेटिंग मिरर अपने साथ रखता है, जो कि बहुत ही थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी से बना होता है, और ये इसके फोकस ऑफ लाइट को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए ये था हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के इंस्टॉलेशन के बारे में बात। अब एक बात कर लेते हैं
अगर आपके कोई छोटे छोटे यंगर ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इसरो जो है वो कंडक्ट करेगी, क्या कंडक्ट करेगी भाई, तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम बेंगलुरु में, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइज करने वाली है, बेसिकली ये एनुअली किया जाता है, एक स्पेशल प्रोग्राम किसके लिए, तो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, जिसको यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी कहा था, इसको युवा वैज्ञानी भी कहते हैं, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इसी को युविका से स्टैंड करते हैं। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, जो भी बेसिक नॉलेज हो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में, स्पेस साइंस के बारे में एंड स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में यंग स्टूडेंट्स को, जो नए नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनके इमर्जिंग ट्रेंड जो स्पेस में हो रहा है उसको समझने के लिए, स्पेस की हर एक बेसिक साइंस एंड टेक को समझने के लिए, ताकि उनमें न्यू इंटरेस्ट जनरेट हो पाए, ताकि उनको हम लोग आगे R&D के लिए यूज़ कर सके, ताकि उनके जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं उसको बढ़ाया जा सके। अच्छा, ये समझते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट प्रोग्राम की 15 मई से 26 मई तक स्टार्ट होगा। अगर आपके आसपास कोई हैं स्कूल गोइंग बच्चे तो उनको बता दीजिएगा जिनको इनकी इंटरेस्ट होगी। मार्च 20 मई 15 to 26 विल स्टार्ट फ्रॉम, देखिए बेसिकली ये प्रोग्राम होगा मई 15 से मई 26 तक, और ये स्टार्ट होगा इसका रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मार्च 20, और जो भी स्टूडेंट्स में एलिजिबल होंगे वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। इसरो की एक पोर्टल है, वो पोर्टल isro.gov.in/uvika.html, इस पे जाके वो पार्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये सबसे पहली बार अनाउंस किया गया था जनवरी 18, 2019 में। उस वक्त के इसरो चीफ थे के सिवान जी, आपको याद होगा, गगनयान मिशन अगर आपको याद होगा तो उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। 4 महीने बाद मई 17, 2019 को ये पहली बार कंडक्ट कराया गया था। इसरो की बात कर ले तो इसकी फाउंडेशन डे है 15 अगस्त 1969। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की भी फाउंड किया गया था 1969 में ही। हेडक्वार्टर इसकी है बेंगलुरु कर्नाटक में। फाउंडर इसके पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई जी, कौन नहीं जानता इनको, स्पेसमैन, ठीक है ना। 10th चेयरमैन इसके एस सोमनाथ जी हैं। अभी आर्यभट्टा इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो आपको जानने चाहिए थे, ठीक है ना। चलिए एक और समझ लेते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। बेसिक एक इरोड जो कि तमिलनाडु में है, उसको 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलने जा रहा है, ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु का 18वां होगा, और वो कहाँ पे होगा, इरोड में होगा। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बेसिक क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिफाई किया है कि थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको याद रखना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो वो होगा आपको थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा स्टेट का। कौन से स्टेट का, तमिलनाडु का। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगी वो 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी स्टेट की, तमिलनाडु की, और ये स्प्रेड की होगी लगभग 80,567 हेक्टेयर की फॉरेस्ट एरियाज में ऑफ अंतियूर एंड गोबीचट्टापल्लम तालुकाज इन इरोड डिस्ट्रिक्ट के इन दोनों तालुकाज में फैला होगा, ठीक है। अब जो है थनथई पेरियार एनिमल सेंचुरी जो है ना वो उसको बनाया जाएगा 2023 में, 2024 में। देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन एरर हो सकता है, रीजनल डिफरेंसेस है, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देयर आर 2 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसी डिस्ट्रिक्ट में 2 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वेलोड बर्ड सेंचुरी एंड सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व हमेशा न्यूज़ में रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ क्लोज टू मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटक। तो ये सारा क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ में ही है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व एंड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना ज़्यादा इकोसिस्टम इसके क्लोज है, आप इन सारे नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 18th हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। चलिए एक और न्यूज़ है वो समझते हैं। देखिए एक स्कीम है, वो है एक तरीके का सेलिब्रेशंस है, फंक्शन है, आप समझ सकते हैं, कुदुमावश्री एंड प्रोजेक्ट उन्नति, ठीक है ना। ये केरला से एसोसिएटेड है। हाल ही में प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अटेंड किया है सेलिब्रेशन को। कुदुमावश्री के बारे में बात करें तो द केरला स्टेट पोवर्टी इरेडिकेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन मई 1998। यह एक केरल की पोवर्टी इरेडिकेशन मिशन है जो कि 1998 में चलाया गया। यह इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इरेडिकेट एब्सोल्यूट पोवर्टी। देख लीजिए 1998 में जब इंडिया के बहुत सारे स्टेट आपस में लड़ रहे थे तो केरल गवर्नमेंट इस तरीके से सोच रहा था, समझ सकते हो आप, ठीक है ना।
तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एराडिकेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी विद इन डेफिनेट टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का टारगेट लिया गया था और आप देख सकते हो रिजल्ट। किसके लीडरशिप में? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उस वक्त बनी थी एंड एम्पावर्ड किया गया था 73वां एंड 74वां 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुदुम्बाश्री इज फॉर्मली रजिस्टर्ड एज द स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन, SPEM की तरह रजिस्टर्ड है। अगर हम लोग बात करें स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन SPEM के द्वारा, इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रैवनकोर कोची लिटरेसी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज एक्ट 1955, इसके तहत ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए, ये था आज का करंट अफेयर सारा का सारा। जितने भी करंट अफेयर मुझे लगते हैं कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, स्टेट PCS, UPSC, SSC, CGL या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स में डालता हूँ। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। साथ में ही आप टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो, ISP सिम्प्लीफाइड आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेरी की इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, सेम ISP सिम्प्लीफाइड सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर ये लिंक यूज़ कर सकते हो। मेल ID आपको पता होगा ispsimplified@gmail.com। ये फोटो मैंने इसलिए डाला है कि देख लो सारे लोग सो रहे हैं और आप जग रहे हो, ठीक है, जग के पढ़ लो यार थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू।